बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंबल टेबल पढ़ने के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपाइलर को बनाने के तमाम फेजेस में फ़ेज़ नंबर 3 है सिमेंटिक एनालाइज़र। सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइज़र होता है, उसके बाद सिंटैक्टिकल एनालाइज़र होता है, फिर सिमेंटिक एनालाइज़र होता है। सिमेंटिक एनालाइज़र जो है वो आइडेंटिफायर रिलेटेड एरर्स को पॉइंट आउट करता है और इसका ट्रैक रखता है। आइडेंटिफायर क्या? वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम, लेट्स से फंक्शन का नेम, और क्या कह सकते हैं हम, इसके अलावा इंटरफेस का नेम। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफायर कहलाती हैं। ज़ाहिर है ये क्योंकि आइडेंटिटी शो कर रही होती है, आइडेंटिफाई कर रही होती है, तो आइडेंटिफायर कहलाती हैं। सिंबल टेबल के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है मेन टेबल, एक होता है फंक्शन टेबल, एक होता है बॉडी टेबल। शुरू में मेमोरी के अंदर मेन टेबल और फंक्शन टेबल मौजूद होते हैं, बॉडी टेबल उस वक्त नहीं आया होता। मेन टेबल का फंक्शन ये होता है कि मेन टेबल का जो पार्ट है उसमें वो ये है कि मेन कोड के अंदर जो चीज़ें इंडिपेंडेंट है, जो चीज़ें अपने जो विच आर द कंटेनर्स, जो अपने अंदर चीज़ों को रखती हैं, जैसे कोई क्लास हो गई, कोई इंटरफेस हो गया वगैरह वगैरह, ये मेन टेबल में आते हैं, मेन टेबल के अंदर आते हैं। अच्छा, अब इन कंटेनर्स के अंदर फिर फंक्शंस होते हैं, क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा इंटरफेस की भी मिसाल ले लें तो उसमें भी फंक्शंस के सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये जो फंक्शंस की सारी कहानी है वो फंक्शन टेबल में आती है, और वो जो फंक्शंस आ रहे होते हैं किसी क्लास वगैरह के अंदर, वो फंक्शंस की बॉडी के अंदर आते हैं। तो वो क्लास की बॉडी के अंदर आते हैं, तो इस क्लास की बॉडी की सारी डिटेल्स हम बॉडी टेबल में बनाते हैं। बॉडी टेबल हर क्लास का अलग बनता है, तभी जब क्लास डिक्लेयर होगी तो उसी वक्त उसका बॉडी टेबल तैयार हो जाएगा। जबकि मेन टेबल एक ही बनता है जिसमें कई सारी क्लासेस होती हैं, और फंक्शन टेबल एक ही बनता है जिसमें तमाम फंक्शंस की एंट्रीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स की डिटेल्स होती हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कोड चाहिए जो हम एज ए इनपुट सिमेंटिक एनालाइज़र को देंगे और वो फिर अपनी चीज़ परफॉर्म करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे सामने C# का एक कोड लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले ज़रूरी है कि इन सब के इसके स्कोप्स की मार्किंग कर लें। स्कोप्स मैं बता चुका हूँ कि बॉडी को स्कोप कहते हैं। जैसे कर्ली ब्रेसेस से C# के अंदर शो होता है, तो ये इस स्कोप होता है कि इसका स्कोप यहाँ से, इंटरफेस का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। ये इंट x का वेरिएबल जो है वो इंटरफेस के अंदर है, इंट x का वेरिएबल इंटरफेस के जैसे अंदर है, तो ये इसके स्कोप में शुमार हो गया। सबसे पहले तमाम स्कोप्स को हम हाईलाइट करेंगे। तो उसके लिए देखें जी, पहला स्कोप आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पहला स्कोप, क्योंकि इंटरफेस का स्कोप यहाँ से शुरू है और इस वाले कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म है, तो ये स्कोप नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। दूसरा स्कोप अगर हम देखें तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है, और ये यहाँ से शुरू है और एंड हो रहा है ये यहाँ पर दूसरे फंक्शन के बाद। तो इसके स्कोप को हम ऐसे शो करेंगे। इसका नंबर होगा स्कोप नंबर 2, इसका सीरियल नंबर हो गया। अब इसके विद इन 2 स्कोप्स हैं, एक पहले वाले फंक्शन का, एक दूसरे वाले फंक्शन का, जो कि जिसके अंदर मज़ीद कोड्स हमने शो नहीं करवाए, लेकिन लेट्स से इसके अंदर कुछ भी कोड्स हैं। तो ये तमाम जो है ये पहला स्कोप हो गया और ये दूसरे फंक्शन का स्कोप हो गया। तो इसका नाम स्कोप नंबर 3 कह देंगे और इसका नाम हो जाएगा स्कोप नंबर 4। इसी तरह क्लास B जो है उसकी बॉडी यहाँ से शुरू है और उसकी बॉडी यहाँ पर ख़त्म है। तो अब अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इस वजह से हम स्कोप नंबर 5 नाम दे देंगे फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ये आ गया हमारा स्कोप नंबर 5। इस क्लास के अंदर सबसे पहले एक प्राइवेट वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं होता। उसके बाद एक फंक्शन है, इस फंक्शन का स्कोप यहाँ से स्टार्ट है, और फिर इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर फिर डॉट डॉट डला हुआ है। इसका मतलब मजीद कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एंड में फंक्शन रिटर्न करवा रहा है T, और इसका स्कोप यहाँ पर ख़त्म है, तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर हो जाएगा, रिटर्न T तक। अच्छा, 5 के बाद स्कोप नंबर 6 की बारी है, तो इसको स्कोप नंबर 6 कह दिया। इसके बाद एक और प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन जिसका स्कोप यहीं से शुरू है यहीं पे ख़त्म है, इसी लाइन पे, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स हमने स्टेटमेंट शो नहीं करवाई हुई। तो स्कोप नंबर 7 ये छोटा सा स्कोप हो जाएगा। तो हमें नज़र आ रहा है 5 के अंदर 6 और 7 है, 2 के अंदर 3 और 4 है। आगे बढ़ते हैं। सील्ड क्लास है C नाम की, जिसका स्कोप यहाँ से शुरू होकर इस लाइन पर ख़त्म होता है। तो हमने स्कोप नंबर 7 के बाद स्कोप नंबर 8 आएगा, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे स्कोप नंबर 8 लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर एक फ्लोट का वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं होता। इसके अलावा इसमें एक ओवरराइड मेथड है,
एक फंक्शन है जिसका स्कोप होता है, तो फंक्शन का स्कोप इसी लाइन से शुरू इसी लाइन पे ख़त्म है, तो हमने स्कोप नंबर 8 के बाद स्कोप नंबर 9 इसको कह दिया। ओके, नाउ रिज्यूमिंग, क्लास ऐप जो है उसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट है और इसकी एंडिंग हो रही है एंड पर, बिल्कुल आखिर में जाकर इसका स्कोप ख़त्म है। तो हम यहाँ से इसके स्कोप को स्टार्ट करेंगे और इसको इंडिकेट करवा देंगे टिल द लास्ट कर्ली ब्रैकेट, और ये हो जाएगा स्कोप 9 के बाद स्कोप 10। इससे इसके अंदर एक और स्कोप मौजूद है, वो है मेन मेथड का, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है और ये फर्स्ट वाले कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म है, तो ये हो जाएगा स्कोप नंबर 11। टैली कर लेते हैं। इंटरफेस का स्कोप नंबर 1 था, तो आप इसके लिए आसान से ये देख सकते हैं कि ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे किसी स्कोप का स्टार्ट है, तो इस स्कोप का स्टार्ट इस ब्रैकेट पे स्कोप 1 खुला, फिर इस ब्रैकेट पे स्कोप 2 खुला, उसके बाद इस पे स्कोप 3, स्कोप 4, स्कोप 2 एंडेड ओवर हेयर, स्कोप 5 स्टार्टेड, स्कोप 6 स्टार्टेड, स्कोप 6 एंडेड, स्कोप 7 स्टार्टेड, स्कोप 8 स्टार्टेड, स्कोप 9 स्टार्टेड, स्कोप 10 स्टार्टेड एंड स्कोप 11 स्टार्टेड। हमारे स्कोप्स यहाँ पर डिज़ाइन हो गए। अब इसके अलावा ये इंडिकेट कर दिए गए। अब इसके अलावा जो बाकी का काम होगा उसमें ये देखें, फंक्शन टेबल के अंदर एक कॉलम होता है स्कोप का, इसमें स्कोप नंबर्स लिखना ज़रूरी होता है। मेन टेबल में नेम आएगा, यानी जो आइडेंटिफायर का नाम है एग्जैक्टली कि किस वर्ड से हम शो कर रहे हैं उस आइडेंटिफायर को, उसकी डेटा टाइप आएगी या उसकी टाइप आएगी। अब डेटा टाइप भी हो सकती है, उसके अलावा क्लास वगैरह इंटरफेस ये भी टाइप हो सकती है। एक्सेस मॉडिफायर आएगा, कैटेगरी आएगी, पेरेंट उसका कौन है, और लिंक यानी उसका लिंक क्या है, यानी उस वाली एंट्री के लिए कौन सी बॉडी टेबल बनी हुई है। तो जिस बॉडी टेबल को हम बनाएंगे वहाँ से उस लिंक को हम कनेक्ट कर दिया करेंगे। नीचे फंक्शन टेबल में भी नेम, टाइप और स्कोप। अब ये साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी। स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। सबसे पहले सिमेंटिक एनालाइजर ने कोड पढ़ना शुरू किया। उसने देखा भाई एक इंटरफेस है जो कि एक एक्स नाम का इंटरफेस है, तो फिर वो फ़ौरन से अपनी मेन टेबल में गया, क्योंकि ये सबसे कंटेनर्स की डिक्लेरेशन है। तो कंटेनर्स की डिक्लेरेशन जो है मेन टेबल में उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये कहेगा कि भाई मुझे एक्स मिला है, एक्स नाम की एक चीज़ मिली है जिसकी टाइप है एक्स नाम की एक चीज़ मिली है जिसकी टाइप है इंटरफेस। अब जहाँ पे भी डिक्लेरेशन हो रही होगी ना, वहाँ पर ये अपना रिकॉर्ड बनाया करेगा, क्योंकि सिमेंटिक एनालाइजर का ताल्लुक जो है वो आइडेंटिफायर्स से है और आइडेंटिफायर्स डिक्लेरेशन के वक्त सेट किए जाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या था भाई? एक्सेस मॉडिफायर इंटरफेस का गिवन नहीं है, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होगा उसको हम लिख देंगे। अब आप जिस भी लैंग्वेज का वो बना रहे हैं कंपाइलर, उसके लिहाज से उसका एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट आएगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट का वर्ड लिख देता हूँ कि इसका मतलब है कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर आएगा, क्योंकि मेंशन नहीं है। कैटेगरी क्या है भाई? कैटेगरी इसमें या तो यानी एब्स्ट्रैक्ट है या सील्ड है, इन दोनों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैटेगरी वाले कॉलम से होती है। अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है यानी उस मेथड का उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो मेथड किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से एक्सेस नहीं किया जा सकता और उसको ओवरराइड करना ज़रूरी है, तो ये एक कैटेगरी है। इसके अलावा सील्ड, किसी मेथड का सील्ड होना, ये एक कैटेगरी है कि उसकी मज़ीद इनहेरिटेंस नहीं की जा सकती। ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। फ़िलहाल इसकी कैटेगरी ना तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक इंटरफेसेस आर नेवर एब्स्ट्रैक्ट, तो और ना ही ये सील्ड है, तो ये जो है जनरल कहलाएगा। एक डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी होती है वो जनरल होती है। हमने यहाँ पे जनरल लिख दिया। इसका कोई पेरेंट मौजूद है क्या? इसका हमने देखा जाके पेरेंट नहीं है। ज़ाहिर है इस वीडियो की प्री रिक्विजिट है कि आपको सी शार्प की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब सी शार्प के सिंटैक्स से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्स ने किसी को इनहेरिट नहीं किया, इसका मतलब है एक्स का कोई पेरेंट नहीं। तो इस वजह से पेरेंट सी शार्प की एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि जिस क्लास वगैरह का कोई पेरेंट नहीं होता उसका पेरेंट हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लिंक इसका अभी हमें बनाना है। अब लिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेन टेबल बनाना पड़ेगा, बॉडी टेबल बनाना पड़ेगा जिसका जिक्र आया है। वो बॉडी टेबल अपने अंदर कंटेन करेगा इंटरफेस की बॉडी की डिटेल्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इंटरफेस की बॉडी में सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इंट एक्स, तो फिर इसी की एंट्री आ रही होगी बॉडी टेबल के अंदर।
आइए इसका बॉडी टेबल बना लेते हैं। बॉडी टेबल के लिए जो एंट्रीज़ होती हैं वो होती हैं 4, नेम, टाइप, एक्सेस मॉडिफायर और टाइप मॉडिफायर। बॉडी टेबल बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने बॉडी टेबल्स की हेडिंग डाल ली है। उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग हम लगा देते हैं कि हम बना रहे हैं इंटरफेस एक्स के लिए। इंटरफेस एक्स की बॉडी टेबल बनने जा रही है। इसमें 4 हेडिंग्स होंगी जो होंगी नेम और इसकी टाइप और इसका एक्सेस मॉडिफायर और इसका टाइप मॉडिफायर। हर कॉलम को इनफ स्पेस मिल जानी चाहिए ताकि फिर सारी एंट्रीज आसानी से इसके अंदर आ सकें। ओके, सो अब इसके अंदर क्योंकि इंटरफेस एक्स की जो है बॉडी टेबल बन चुकी है, अब इंटरफेस एक्स की बॉडी का जायजा लिया जाए। इसके अंदर बस एक ही डिक्लेरेशन होती है। सबसे पहली डिक्लेरेशन इसमें एक्स नाम के इंटीजर वेरिएबल की है, तो हम नेम में जाके लिख देंगे एक्स, और टाइप है इसकी इंटीजर, तो हमने लिख दिया इंट। इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? इसका एक्सेस मॉडिफायर हमारे सामने गिवन नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है हम वही लिखेंगे। और डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर में फिर से वही बात है कि आप जो हैं डिफ़ॉल्ट का वर्ड जाके लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अबाउट द टाइप मॉडिफायर, तो भाई टाइप मॉडिफायर वेरिएबल्स के नहीं हुआ करते। टाइप मॉडिफायर जो है वेरिएबल्स के नहीं हुआ करते, वो फंक्शंस के हुआ करते हैं। टाइप मॉडिफायर का मतलब कि फंक्शन वर्चुअल है या ओवरराइडिंग फंक्शन है, कि मतलब किसी फंक्शन को ओवरराइड किया जा रहा है, या फिर इन दोनों में से कोई बात नहीं है। तभी क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन के कोई टाइप मॉडिफायर नहीं होते, तभी मैं यहाँ पे सिंपल सा डैश लगा देता हूँ। सिंपली हमारा बॉडी टेबल तैयार हो गया इंटरफेस एक्स का, क्योंकि इंटरफेस एक्स में वेरिएबल एक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसका स्कोप क्योंकि ख़त्म हो गया इंटरफेस का, इसके बाद जो है हमारा अगली जो एंट्री है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की है जिसका नाम ए है। फ़ौरन से हम जाएंगे मेन टेबल के अंदर, क्लास का नाम है, क्लास का नाम ए है, क्लास का नाम ए है, टाइप इसकी क्लास है, ए आइडेंटिफायर की टाइप क्लास है, एक्सेस मॉडिफायर इसका, अब हम इसमें देख लेते हैं, एक्सेस मॉडिफायर गिवन नहीं है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट आएगा। अब मैं काम थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट आएगा, और इसकी कैटेगरी ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसकी कैटेगरी में हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। क्या इसका कोई पेरेंट है? नो, इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो इसका पेरेंट है ऑब्जेक्ट, और इसका लिंक अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह हमने इंटरफेस एक्स का भी लिंक प्रोवाइड करना है। वो किस तरह कि एक सिंपल एरो एक चला जाएगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा इंटरफेस एक्स की बॉडी टेबल पे। ज़ाहिर है अब हमने, क्योंकि हम इसमें आ चुके हैं, क्लास ए में आ चुके हैं, तो क्लास ए की भी बॉडी टेबल अलग से बनेगी, उसकी अलग से एंट्रीज होंगी, उसमें 4 कॉलम उसमें भी होंगे, नेम, टाइप, एक्सेस मॉडिफायर और टाइप मॉडिफायर। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए के अंदर हमारे पास एक सबसे पहले फंक्शन है जो कि जिसका नाम है a_fn, तो ये लिखेंगे बॉडी टेबल, नेम, टाइप, एक्सेस मॉडिफायर, टाइप मॉडिफायर। नेम हमने देखा फंक्शन का, तो हमें मिला a_fn, नेम में लिख दिया हमने a_fn, बॉडी के अंदर पहली चीज़ है। अच्छा जी, अब इस फंक्शन में मज़ीद और क्या है? a_fn है, इसकी टाइप है फ्लोट। टाइप में a_fn को रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी इसकी जो फंक्शन की टाइप होती है वो वेरिएबल की टाइप जैसे सिंपल नहीं होती कि वेरिएबल की टाइप इंटीजर थी तो हमने इंटीजर जाके लिख दिया। फंक्शन की 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है इसकी इनपुट डेटा टाइप, जो कि इनपुट वेरिएबल से ये ले रहा है, तो उनकी डेटा टाइप क्या है, तो वो इसकी इनपुट डेटा टाइप होगी। इसके अलावा जो रिटर्न डेटा टाइप भी इसकी मौजूद होती है, यानी जो चीज़ ये रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप क्या है, तो हम देख सकते हैं इसकी इनपुट डेटा टाइप है 4 कैरेक्टर और इसकी रिटर्न डेटा टाइप है इंटीजर। तो हम कैरेक्टर एरो इंटीजर लिखेंगे, यानी इसको हमने कैरेक्टर पास किया और रिजल्ट में इसने हमें एक इंटीजर रिटर्न किया, ये इसकी टाइप में जाके लिखा जाएगा। तो हम इसकी टाइप में ये लिख रहे हैं कैरेक्टर, इसको हमने इनपुट किया और इसने एक इंटीजर हमें रिटर्न किया है,
इस तरीके से। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? एक्सेस मॉडिफायर ये हमारा पब्लिक फंक्शन है, एक्सेस मॉडिफायर इसका पब्लिक हो जाएगा। और टाइप मॉडिफायर फंक्शंस का होता है, लेकिन ना यहाँ पे वर्चुअल लिखा हुआ है ना ओवरराइड, तो टाइप मॉडिफायर इज़ अनडिफाइंड और टाइप मॉडिफायर इज़ नॉट हेयर। तो हम एक्सेस मॉडिफायर पे लिखेंगे पब्लिक और टाइप मॉडिफायर पे सिंपल हम डैश लगा देंगे। अच्छा, सिमेंटिक एनालाइजर का काम सिर्फ टेबल मेंटेन नहीं करना नहीं है, बल्कि टेबल मेंटेन करने के साथ साथ उसे एरर्स को भी फाइंड आउट करना है। एरर्स कितने तरह के हो सकते हैं? ये सिमेंटिक एनालाइजर जो है ये रीडिक्लेरेशन के एरर्स निकालता है कि कोई एक ही नाम का वेरिएबल 2 मरतबा अगर बन जाए तो ये एक रीडिक्लेरेशन एरर है। तो इसके दरमियान में उसको कहीं पे भी एरर नज़र आएगा तो वो जो है इस बात को डिनोट कर देगा, एरर दे देगा, और इस बात को आपने जहन में रखना है। और इसके अलावा अनडिक्लेरेशन की भी एरर्स होते हैं कि कोई वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वो पहले आपने डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो ये जो है एक अनडिक्लेरेशन का एरर है। और ये भी सिमेंटिक एनालाइजर के लेवल पे इस एरर को टैकल किया जाता है और ये एरर सिमेंटिक एनालाइजर बताता है। ये आगे जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी मैं जो है इस पर एग्जाम्पल देता जाऊँगा। किस तरह कि जो बॉडी आई थी हमारी, ऊपर वाली बॉडी इंटरफेस एक्स की थी, ये वाली बॉडी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी की, तो क्लास ए की ये बॉडी है। तो यहाँ पे क्लास ए की मैंने हेडिंग लगा दी, तो ये क्लास ए की बॉडी का टेबल है। अब ये जब भी देखेगा कि एक जो है ये फंक्शन किसी नाम के साथ आया है, तो इसने चेक करना है कि कहीं ये नाम पहले से किसी फंक्शन का मौजूद तो नहीं है। तो इसने देखा भाई इस टेबल में किसी भी फंक्शन का नाम मौजूद नहीं है, तभी इसने रीडिक्लेरेशन एरर नहीं दिया। इसी के साथ साथ इसने पूरा ये सॉल्व करने के बाद अब अगली एंट्री पे चलते हैं, तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएगा। वो ये है कि अगली जो एंट्री है वो है एक और वेरिएबल जिसका नाम सेम है, a_fn इस अगले वेरिएबल का नाम है और जो कि पहले भी डिक्लेयर हो चुका है। तो क्या ये एरर देगा? सिमेंटिक एनालाइजर इसका नाम पढ़ेगा, जब ये जाके यहाँ पे नाम लिखने लगेगा तो a_fn लिखते वक्त ये बोलेगा कि अरे ये तो मैंने पिछली एंट्री में या इसी टेबल के अंदर ये वाला नाम तो मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो क्या ये रीडिक्लेरेशन है? लेकिन एक बात याद रखें कि फंक्शंस में रीडिक्लेरेशन इतनी आसानी से नहीं होती, वो इस वजह से क्योंकि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि अगर 2 फंक्शंस हैं जिनका नाम तो सेम है, लेकिन वेरिएबल जो उनके इनपुट पैरामीटर्स हैं उनकी टाइप डिफरेंट है या उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो फिर ये उनकी तादाद, उनकी टाइप, उनकी अरेंजमेंट, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर डिफरेंट होगी तो फिर वो ओवरलोडिंग हो जाएगी और उस पर रीडिक्लेरेशन का एरर नहीं आता। अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शन पहले वाला जो a_fn था उसकी टाइप थी 4 एरो इंट, लेकिन अगर इसकी हम टाइप देखें तो इसमें 2 इनपुट पैरामीटर्स आ गए, एक इंट का और एक 4 का। इस वजह से तादाद में भी डिफरेंट आ गया और एक नई टाइप का इनपुट पैरामीटर भी आ गया, तो इस वजह से ओवरलोडिंग हो गई। तो रीडिक्लेरेशन एरर नहीं आएगा क्योंकि इसकी टाइप होगी अब int, 4 एरो फ्लोट। तो अब हम यहाँ पे इसकी टाइप जब लिखेंगे int, 4 एरो फ्लोट, ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमारे सामने अभी ये सिनेरियो आ चुका है कि जब 2 फंक्शंस के नाम सेम है तो फिर सिमेंटिक एनालाइजर ने फ़ौरन देखा क्या इनकी टाइप भी सेम है, लेकिन इनकी टाइप सेम नहीं थी, इस वजह से सिमेंटिक एनालाइजर ने कुछ नहीं बोला। हाँ, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जैसे ही नाम सेम होगा वो फ़ौरन एरर दे देगा। इसके अलावा एक्सेस मॉडिफायर क्या है इस दूसरे वाले फंक्शन का? ये भी पब्लिक फंक्शन है और इसका टाइप मॉडिफायर भी गिवन नहीं है, यानी ना तो ये ओवरराइड है और ना तो ये वर्चुअल है, तो इस वजह से टाइप मॉडिफायर में वैसे ही डैश लगा देंगे। ये भी पब्लिक है पिछले वाले की तरह और टाइप मॉडिफायर में डैश। अच्छा जी, अगली एंट्री इसकी नहीं है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए इस तरह से ख़त्म हो गई, तो हमने इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए का ये टेबल ख़त्म कर देना है। लेकिन जैसे ही हमें कोई फंक्शन मिलता है तो फिर हमें अपनी इस फंक्शन टेबल को भी मेंटेन करना है साथ साथ। जब a_fn हमें फंक्शन मिला
और जो है वो एक पब्लिक फंक्शन था और उसकी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख दी। तो हमने उस फंक्शन में भी जाके देखना है कि इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। इस फंक्शन के अंदर ए अंडरस्कोर एफ एन में सबसे पहले तो पैरामीटर के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है 4C, जो C नाम का है और टाइप उसकी करेक्टर है। तो हम फ़ौरन से जाके फंक्शन टेबल के अंदर उसका नेम लिखेंगे जो कि है C, उसकी टाइप लिखेंगे जो कि है करेक्टर, और स्कोप लिखेंगे। तो हम फ़ौरन से देख सकते हैं कि ये किस स्कोप में मौजूद है। तो हमें पता चला जो करेक्टर C है वो 3 स्कोप में मौजूद है। याद रहे कि 2 में भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले वाला इसका जो सबसे क्लोज़र स्कोप है उसको देखा जाएगा, सबसे नियरर स्कोप है, तो वो स्कोप नंबर 3 है। तो फ़ौरन हमने जाके स्कोप नंबर 3 यहाँ पे लिख देना है। और क्योंकि फंक्शन टेबल एक ही बनती है, हर फंक्शन की अलग नहीं बनती, तो जब दूसरा फंक्शन हमारे पास आया A_FN, तो उसको हमने जब देखा कि इसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तो A_FN की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि पैरामीटर्स भी बॉडी के अंदर ही शुमार होते हैं, तो 2 पैरामीटर्स डिक्लेयर हुए हैं, A इंटीजर टाइप का और C करेक्टर टाइप का, और इन दोनों का स्कोप 4 है। तभी A इंटीजर और C करेक्टर हमारे पास स्कोप 4 में ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, A इंटीजर और C करेक्टर। इसके साथ साथ ये टेबल हमारा मुकम्मल हो गया। हमने जंप लगा लेनी है आगे। हमारा ये वाला मेथड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्लास B आ रही है। अब हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब देखें क्लास B की एंट्री सबसे पहले, क्योंकि इट इज़ अ कंटेनर, तो मेन टेबल में इसकी एंट्री करनी है। तो क्लास B हमारे पास, B नाम है क्लास का, टाइप उसकी क्या है, वो एक क्लास है। एक्सेस मॉडिफायर उसका क्या है, इज़ एनी एक्सेस मॉडिफायर गिवन ओवर हेयर, नो एक्सेस मॉडिफायर, तो डिफ़ॉल्ट होगा। स्पीड को और बढ़ाते हुए डिफ़ॉल्ट होगा। क्लास एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सील्ड भी नहीं है, तो ये जनरल होगी इसकी कैटेगरी। पेरेंट इसका कौन है, हाँ C का तो पेरेंट है, B का तो पेरेंट है A। अब देखें सिमेंटिक एनालाइजर ने इस वाली एंट्री को करते हुए सबसे पहले B में ये चेक किया कि क्या इस नाम का कोई और कंटेनर डिफ़ाइन तो नहीं है। तो उसने देखा नहीं भाई डिफ़ाइन तो नहीं है, तो B को ऐसे ही रहने देते हैं। और B का नाम भी क्लास भाई एक क्लास है, क्लास का नाम B है, इस नाम की पहले कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं हुई, तो यहाँ तक तो उसने कोई एरर नहीं दिया। उसके बाद जनरल में भी ओके कर दिया। फिर पेरेंट पे उसने लिखा A। जब A लिखा तो यहाँ पे उसने चेक किया क्या A कोई कंटेनर मौजूद है जो इसका पेरेंट है। अगर A मौजूद ही ना हो तो अनडिक्लेरेशन का एरर आ जाएगा कि A तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तुम क्यों इसको B का पेरेंट बना रहे हो। तो A डिक्लेयर्ड है, उसने चेक किया बैक ट्रैक करके, तो A उसको एक एंट्री मिल गई, इस वजह से उसने एरर नहीं दिया, वरना वो एरर दे देता। लिंक ऑफ दिस सेकंड एंट्री गोज़ टू दिस, ये जो हमारा क्लास A का टेबल था, उसके बाद क्लास B का टेबल अब यहाँ पे नया मेमोरी में बन जाएगा, एलोकेशन हो जाएगी क्लास B के टेबल की। क्लास B का टेबल यहाँ बन जाएगा। इसके भी 4 कॉलम्स होंगे, नेम, टाइप, एक्सेस मॉडिफायर, सॉरी फॉर नॉट गिविंग द गैप, एक्सेस मॉडिफायर एंड टाइप मॉडिफायर। ओके, नेम, टाइप, एक्सेस मॉडिफायर एंड टाइप मॉडिफायर। अब इसमें इस क्लास की बॉडी में हम जा चुके हैं। लिंक को सबसे पहले जोड़ देते हैं। क्लास बॉडी, क्लास B की जो बॉडी है वो हमारे सामने यहाँ पर इस टेबल में रिप्रेजेंट की गई है। क्लास B की बॉडी में क्या क्या आ रहा है भाई, क्लास B की जो बॉडी है उसके अंदर सबसे पहले एक प्राइवेट इंटीजर x वेरिएबल आ रहा है। तो B के स्कोप में सिंपल जाके हम, वेरिएबल का नाम है x, टाइप है उसकी इंटीजर, एक्सेस मॉडिफायर उसका प्राइवेट है, टाइप मॉडिफायर वेरिएबल का होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद पब्लिक वर्चुअल इंटीजर फंक्शन, एक इंटीजर फंक्शन आ रहा है, फॉरेन फंक्शन बनाएंगे। वर्चुअल फंक्शन है, इंटीजर टाइप का है, fn उसका नाम है, fn फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम fn है, टाइप उसकी इंटीजर है, रिटर्न डेटा टाइप, और रिटर्न डेटा टाइप के साथ साथ ज़रूरी है कि हम जो है वो भी लिखें इनपुट डेटा टाइप। तो इंटीजर ही इनपुट लेता है, इंटीजर ही रिटर्न करता है, तो ये इंट एरो इंट इसकी टाइप बन जाएगी, इंट एरो इंट इसकी टाइप बन गई। एक्सेस मॉडिफायर इस फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर इज़ पब्लिक एंड इट्स टाइप मॉडिफायर इज़ वर्चुअल। तो हम फॉरन से यहाँ पे पब्लिक
और वर्चुअल जाके लिख देंगे। अब ये फंक्शन क्यों क्या आ गया, तो फंक्शन के अंदर अब देखना है क्या है, तो भाई इस फंक्शन के अंदर fn नाम के इस फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो इस इंट x की डिक्लेरेशन है। तो ये x नाम का वेरिएबल जिसकी टाइप इंटीजर है 6th स्कोप के अंदर मौजूद है। हम फ़ौरन फंक्शन टेबल में जाके लिख देंगे x नाम का वेरिएबल जिसकी टाइप इंटीजर है स्कोप नंबर 6 में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ है, इसके अंदर दिस डॉट एक्स मौजूद है। दिस जो है वो उस वक्त यूज़ होता है कि जब किसी क्लास के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद हो। तो ये कंटेनर को रेफ़र करता है स्टैटिकली उसको एक्सेस करने के लिए, और डॉट के बाद उसकी किसी एट्रीब्यूट का यहाँ पे जिक्र आता है। तो हम चेक करते हैं क्या दिस किसी कंटेनर में मौजूद है। फ़ौरन से सिमेंटिक एनालाइज़र चेक करेगा कि ये जो दिस वाली स्टेटमेंट जो फंक्शन के अंदर लिखने के लिए हम जा रहे हैं वो मौजूद है क्लास बी की वो स्टेटमेंट है, और क्लास बी के अंदर हमने देखना है कि इस दिस में क्लास बी में कोई एक्स मौजूद है कि नहीं। उसने देखा एक्स मौजूद है तो अनडिक्लेरेशन का एरर नहीं आया क्योंकि एक्स पहले से डिक्लेयर्ड है। उस एक्स में हम क्या करने लगे, उस एक्स में हम डाल रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। उस एक्स में हम एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 डाल रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि भाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 में ये एक्स क्या पहले से कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई वैल्यू है जिसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करवा के इस एक्स में सेव करा रहे हैं। तो दिस डॉट एक्स में तो हमें ये वाला एक्स मिल गया कि बी के एक्स में हमें ये वाला एक्स मिल गया, लेकिन जो एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 वाला एक्स है उसमें हमें इस फंक्शन का एक्स मिलेगा जो कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाया है एक्स इंटीजर 6। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ तो वो ये है कि दिस डॉट एक्स से क्लास बी का एक्स वाला वेरिएबल एक्सेस होगा जिसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 की। वो एक्स ये वाला एक्स डिक्लेयर होगा, क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को नाम से कॉल करते हैं, तो सबसे पहले सिमेंटिक एनालाइजर करंट स्कोप में उस नाम को चेक करता है, उसके बाद उससे बिगर स्कोप में, उसके बाद उससे बिगर स्कोप में। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे x कहा तो करंट स्कोप में इस x को चेक करेगा 6th स्कोप में कोई x मौजूद है क्या, तो उसको मिल गया यहाँ पे इंटीजर x जो कि एक इनपुट पैरामीटर है। लेकिन सवाल ये है कि इसने दिस डॉट एक्स में ये वाला x क्यों नहीं डिनोट किया, क्योंकि दिस डॉट से हम ये जाहिर कर रहे हैं कि क्लास जो है उसका जो x है, तो क्लास वाले स्कोप में जंप लगा देगा तो 5th स्कोप के x को ये उठा लेगा। तो ये यहाँ पे सिमेंटिक एनालाइजर ने अनडिक्लेरेशन का कोई एरर नहीं दिया और दिस डॉट एक्स की बिना पर उसने एक्सेस कर लिया एक्स को। सबसे पहले यहाँ पे दिस डॉट एक्स को और इक्वल कर दिया उसको x मल्टीप्लाई बाय 2 के, इस x को मल्टीप्लाई बाय 2 करा के उसकी वैल्यू को सेव करा देगा। इसमें हमें टेबल्स में कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन नहीं हो रही, इसमें एक वैल्यू का असाइनमेंट हो रहा है। और मैंने बताया था कि सिमेंटिक एनालाइजर डिक्लेरेशन पर अपनी एंट्रीज़ को चेंज करता है। बीच में फर्दर वैल्यूज़ आएंगी और इस फंक्शन को शॉर्ट किया गया है रिटर्न टी, एंड में टी रिटर्न कर रहा है। अभी के लिए हम एक मान लेते हैं कि इसने बीच में कोई टी डिक्लेयर किया होगा, तो टी के डिक्लेयर होने पर जो कि एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है, फंक्शन की बॉडी में एक टी वेरिएबल आएगा, सही है, और वो डिक्लेयर हो रहा होगा और उसकी टाइप हम रखेंगे जाहिर है जो इसकी रिटर्न डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का टी वेरिएबल हम मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कहीं डिक्लेयर हो गया। तो एक टी वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है। स्कोप नंबर क्या है भाई, स्कोप नंबर वही 6 है जिसके अंदर ये फंक्शन चल रहा है। स्कोप नंबर 6 का एक टी वेरिएबल आ गया, रिटर्न तक लाइन पहुंच गई। यहाँ पे सिमेंटिक एनालाइजर चेक करेगा जिस टी को तुम रिटर्न करने की बात कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर, क्या इस फंक्शन के अंदर वो डिनोट हुआ है। तो हम फ़ौरन से फंक्शन टेबल में जाके देख सकते हैं, हाँ भाई स्कोप नंबर 6 में एक टी नाम का वेरिएबल मौजूद है। फिर वो चेक करेगा क्या उसकी डेटा टाइप वही है जिसका तुम फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप जो तुम शो कर रहे हो क्या उससे सेम है। तो देखेगा टी की डेटा टाइप तो इंटीजर है, तुम एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो और हाँ तुम्हारा फंक्शन भी ये कहता है कि मैं जो रिटर्न करूँगा वो एक इंटीजर वेरिएबल होगा। तो यहाँ तक भी कोई एरर नहीं आता और ये एंट्री हो जाती है। इसके बाद फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, फंक्शन ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम फंक्शन को बना रहे होंगे तो उसके स्कोप का डेटा रखने के लिए हम उसमें एक स्टैक मेंटेन कर रहे होंगे। स्टैक मेंटेन करने का मतलब है कि सबसे पहले हम स्कोप नंबर 1 में जब घुसे तो यहाँ पे मैं स्टैक बना के दिखा देता हूँ। ये अगर हमारा स्टैक है तो इसमें सबसे पहले हमने 1 रख दिया जब हम फर्स्ट स्कोप के अंदर दाखिल हुए। फर्स्ट स्कोप के अंदर दाखिल होने के बाद
जब यहाँ पर ये स्कोप ख़त्म हुआ तो इस स्कोप से हम बाहर निकल गए, तो हमने स्टैक से इस स्कोप नंबर को पॉप करा देना है। ये स्कोप नंबर यहाँ पे स्टैक से पॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर जब हम दूसरे स्कोप में दाखिल हुए तो इस वाली लाइन पे पहुँच के स्कोप 2 में दाखिल हुए, फिर 3 में दाखिल हुए, फिर 3 पॉप हुआ, फिर 4 में दाखिल हुए, फिर 4 पॉप हुआ। इस तरह से हमने 2 और फिर 3 में गए, फिर 3 पॉप हुआ, फिर 4 में चले गए और फिर 4 पॉप हो गया। तो फ़िलहाल हम इसका स्टैक नंबर 2 में। तो ये पुश और पॉप करने से पता ये चलता है कि हम किस स्कोप में अभी मौजूद हैं। तो खैर स्कोप नंबर 2 में ये जब 4 पॉप हो जाने के बाद फिर स्कोप नंबर 2 ख़ुद भी ख़त्म हो गया, तो 2 पॉप हो गया, 2 पॉप हो गया। 2 के पॉप होने के बाद फिर हमें मिल गया स्कोप नंबर 5 ओपन, 6 ओपन, 6 क्लोज, 7 ओपन, 7 क्लोज, 5 क्लोज, 5 ओपन, 6 ओपन, 6 क्लोज, 7 ओपन, 7 क्लोज एंड देन 5 क्लोज। ये हम जब मेंटेन कर रहे होंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त भी हम स्कोप नंबर लिखने के लिए आएंगे, स्टैक पे सबसे ऊपर जो स्कोप नंबर पड़ा हुआ होगा वो लिख देंगे। अभी तो मैंने एक्सप्लिसिटली समझा दिया, लेकिन आगे मैं इस बात को रिलेट करूँगा। अच्छा, 7 क्लोज्ड। अच्छा, अभी हम स्कोप नंबर 6 तक की बात कर चुके हैं। स्कोप नंबर 7 पे अभी हम आने लगे हैं। सॉरी फॉर गोइंग फर्दर इन द स्टैक। रिटर्न कर दिया हमने टी के बाद स्कोप 6 एक्सपायर हो गया। तो टी के बाद स्कोप 6 एक्सपायर होने के बाद हमने ये स्कोप 6 को पॉप करा दिया और उसके बाद हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो हमें मिला एक प्राइवेट इंटीजर का फंक्शन जो कि क्लास बी की ही बॉडी में मौजूद है। तो फंक्शन का नाम है FUNC, फंक के नाम से डिनोट किया है। और इसकी रिटर्न डेटा टाइप में एक तो इनपुट है, इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा है तो वॉइड कहलाएगा, वॉइड एरो इंटीजर इसकी टाइप कहलाएगी। प्राइवेट फंक्शन है, FUNC नाम है। क्लास बी के अंदर ही FUNC नाम का वॉइड इनपुट लेने वाला इंटीजर रिटर्न करने वाला एक फंक्शन है जिसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, इसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है और टाइप मॉडिफायर गिवन नहीं है, टाइप मॉडिफायर कुछ भी नहीं है। ये वाला फंक्शन आ गया। इस फंक्शन का स्कोप अपना मेंटेन हो गया। अच्छा, सिमेंटिक एनालाइजर ने फिर से चेक किया कि FUNC नाम का कोई पहले से फंक्शन तो नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो हमने कहा कि भाई कोई रीडिक्लेरेशन का कोई एरर नहीं आएगा। तो ये फंक्शन जब बना तो इसका अपना स्कोप रेडी हुआ और इसका अपना स्कोप चलने के बाद स्कोप नंबर 7 इस वक्त एंटर होगा, जिसके अंदर हम यहाँ पे 7 को पुश कराएंगे स्टैक के अंदर। और ये फंक्शन फ़ौरन से बेचारा कुछ भी किए बगैर, कोई भी चीज़ यहाँ पे शो नहीं की गई तो हम किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे और ये ख़त्म भी फ़ौरन से हो जाएगा। तो 7 को फ़ौरन से हमने पॉप कर दिया। अच्छा, इसके बाद फिर इसको 5 भी पॉप हो गया तो हमने इसको 5 को भी हमने नीचे से पॉप कर दिया। फ़िलहाल हम किसी बड़े स्कोप के अंदर नहीं है, किसी भी स्कोप के अंदर हम नहीं है। स्कोप 8 शुरू होता है जो कि एक फिर से क्लास है। इसके लिए मेन टेबल में इसके ये सील्ड क्लास है जिसके पेरेंट्स B और X हैं, नाम इसका C है। फ़ौरन से मेन टेबल में जाना है। C नाम की क्लास है जिसका नाम, सील्ड क्लास का नाम है C और पेरेंट्स हैं B और X। सील्ड क्लास का नाम C रखते हुए इसने फ़ौरन से चेक किया कि पहले से कोई क्लास C नाम की तो नहीं है। फिर ये आगे बढ़ेगा। एक्सेस मॉडिफायर C का क्या है, एक्सेस मॉडिफायर कोई गिवन नहीं है, कैटेगरी इसकी सील्ड है और पेरेंट इसके हैं B और X। इसने चेक किया क्या B और X पहले से मौजूद हैं, तो हाँ भाई B भी पहले से मौजूद है और X भी पहले से मौजूद है। फिर इसने कहा कि अगर क्योंकि मल्टी इनहेरिटेंस तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरफेस एक ही हो, क्लास एक ही हो, इंटरफेस एक से ज़्यादा हो सकता है। तो उसने B को देखा कि हाँ B क्लास है, C नहीं, C तो इंटरफेस है, तो क्लास तो एक ही आई, बाकी इंटरफेस हम जितने भी ऐड कर सकते हैं। इस वजह से इसने B, X पेरेंट में जाके लिख दिया और इसकी लिंक अभी हमें जनरेट करनी है। क्लास C का भी बॉडी टेबल इसी तरीके से बन जाएगा।